सोनम के घर फूलमती नाम की एक नौकरानी काम करती थी। उसके नैन नक्श बहुत सुंदर थे, बस रंग से वो काली थी। एक दिन, सोनम दीदी, आप कितनी सुंदर है और इतनी गोरी भी। काश मैं आपके जैसी गोरी होती। अरे लेकिन देख ना, कितनी मोटी हूँ मैं। मुझे तो पड़ोस की रानी अच्छी लगती है। देखने में गोरी, नैन नक्श अच्छे और दुबली भी कितनी सुंदर लगती है। फूलमती के मन में सोनम की बात घर कर जाती है। वो सोचती है कि उसे नहीं पता था कि सोनम को भी अपने से शिकायत होगी। अरे फूलमती, ये क्या किया? सब्जी में इतना तेल। वैसे भी मैं इतनी मोटी हूँ, ये खाना खाकर तो कभी जिंदगी में पतली नहीं हो पाऊंगी। अरे दीदी, मैं तो आपकी जैसी होती तो कोई शिकायत ही ना थी। गोरी गोरी। अरे गोरी ही तो हूँ, खुद को तो देख। तेरे नैन नक्श, तेरा पतला शरीर। फूलमती, कोई भी खुश नहीं है इस दुनिया में अपने रंग रूप को लेकर। किसी का कुछ न कुछ छूटा ही हुआ है। हाँ दीदी, लेकिन काली तो काली ही होती है ना। अरे शायद तू नहीं समझेगी। काश मैं भी रानी की तरह होती। अच्छा चल, आज रानी खाने पर आ रही है तो कुछ अच्छा बना लेना। तभी वहां रानी आ जाती है। रानी दुबली पतली गोरे रंग की महिला होती है। दोनों सहेलियां बैठकर गप्पे मार रही होती है कि वहां फूलमती खाना लेकर आती है। अरे रानी दीदी, आप कितनी सुंदर है। काश मैं आप ही की तरह होती तो कितना अच्छा होता। शुक्रिया फूलमती, लेकिन तुम्हारे नैन नक्श तो बड़े ही तीखे हैं। हाँ दीदी, लेकिन हूँ तो काली ही ना। वैसे तो मैं भी वो सामने वाली वंदना को देखकर सोचती हूँ कि काश मैं उसके जैसी होती। हैं दीदी, आप भी अपने से खुश नहीं? ना ना, मैं तो बहुत खुश हूँ। बस जरा लंबाई, काश मेरी लंबाई वंदना जैसी होती तो कमाल हो जाता। फूलमती उन लोगों को खाना देकर वहां से चली जाती है। वो सोचने लगती है, अरे ये क्या, मैं तो सोच रही थी कि सोनम दीदी सबसे सुंदर है, लेकिन लगता है सोनम दीदी कुछ नहीं। अब तो मुझे वंदना से मिलना पड़ेगा। देखो तो सही कि वो क्या चीज़ है। एक दिन मौका देखकर फूलमती वंदना के घर जाती है और उसके दरवाजे की बेल बजाती है। हाँ बोलो, क्या काम है? मैं ना एक काम वाली हूँ और घरों में काम करती हूँ। क्या आपको किसी नौकरानी की ज़रूरत है? हाँ हाँ, ज़रूरत तो है, लेकिन सिर्फ झाड़ू के लिए। वो क्या है कि पोछा मैं खुद लगाती हूँ, जिससे मेरी फिगर मेंटेन रहती है। दीदी, एक बात बोलूं, आप कितनी परफेक्ट हैं। मतलब आप में तो कोई कमी ही नहीं है। सुंदर शरीर, लंबी हाइट, गोरा रंग। काश ना दीदी मैं आपके जैसी होती। शुक्रिया, लेकिन मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। ओह, ये क्या दीदी, आप क्या बोल रही हैं? ऊपर वाले ने तो आप में कोई कमी रखी ही नहीं है। अरे तू उस दीपिका को जानती हो ना? कैसी बात कर रही हो दीदी? वो कहानी हर घर की हीरोइन ना? हाँ हाँ वही। उसकी त्वचा देखी है, कैसी दमकती चमकती, और कमर तो कितनी पतली है। हाय। पर दीदी, वो तो हीरोइन है, हीरोइन। वो तो पैदा ही ऐसी हुई होगी। हाँ वही तो, उसको तो भगवान ही ऐसा बनाया होगा, सुंदर, चमकता और दमकता। फूलमती सोचने लगती है, अरे ये क्या, आकांक्षाओं का कोई अंत ही नहीं है। कोई खुश नहीं है खुद से। हर किसी को किसी और जैसा दिखने की चाह है। अब तो किसी ना किसी तरह दीपिका से मिलने जाना होगा, लेकिन कैसे? फूलमती एक दिन दीपिका के घर जाती है, जहां उसका बॉडीगार्ड दरवाजा खोलता है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? मैं ना मैडम से मिलने आई हूँ, कोई बात करनी थी। अरे चलो चलो यहाँ से, ये कोई धर्मशाला नहीं है जो बात करने के लिए आ गई मैडम से। तभी वहां दीपिका आ जाती है। अरे भैया आने दो, फैन होगी मेरी। फूलमती दीपिका के पीछे पीछे उसके घर के अंदर चली जाती है।
मैडम, आप तो इतनी सुंदर हो जैसे कि कोई गुड़िया। हाय हाय, त्वचा तो ऐसी जैसे कि मोम। मैडम, काश मैं आपकी जैसी होती। अरे मैं काफ़ी परेशान हूँ अपने रंग रूप को लेकर। एक ही जिंदगी और उसमें भी भगवान ने मुझे ऐसा बना दिया। दीपिका को फूलमती की बात परेशान कर देती है। वो उसे पास बिठाती है और फिर कहती है, देखो, मैं भले ही सुंदर हूँ, लेकिन उसे बरकरार रखने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब मेहनत क्यों और कैसे? मैं खाने पीने में हर वो चीज़ नहीं खा सकती जो तुम खा सकती हो। मैं धूप, पानी, हवा, धूल से दूर रहती हूँ, नहीं तो दाने निकल आते हैं। ना जी ना मैडम, मैं तो सारा दिन घूमू हूँ। बारिश में भीगना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगे है। अरे महंगी महंगी क्रीम, पाउडर जिस दिन मैं लगाना छोड़ दूँ ना, तो देखो कैसी बुढ़िया सी शक्ल हो जाएगी मेरी। अरे मेरे ये सुंदर होठ, ये तो मैंने सर्जरी से करवाए हैं, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। दीपिका की बात सुनकर फूलमती वहाँ से निकल जाती है। वापस आती है सोनम के पास और काम करने लगती है। अरे फूलमती, क्या हुआ? आज बड़ी खुश लग रही है। हमेशा तो परेशान सी रहती थी, अब किसके जैसा लगने की चाह है? किसी की तरह नहीं दीदी, भगवान ने तो मुझे बहुत ही अच्छा बनाया है। मेरे जैसे नैन, नक्श और काया हर किसी को नहीं मिलती। मुझे ना तो कोई महंगी क्रीम लगानी पड़ती है और ना ही खाने पीने में कोई परहेज करना पड़ता है। मौसम कोई भी हो, मैं तो पूरे मजे लेती हूँ। ना धूल से प्रॉब्लम और ना ही डॉक्टर के चक्कर। तो दीदी, मैं तो अब खुशी रहूंगी ना। कवि सम्मेलन देख देख के घर की शीला देवी को शेरो शायरी का बुखार चढ़ गया था। अब वो सीधे मुंह किसी को जवाब ही नहीं देती थी। उनके पति और उनका बेटा तो काम करने घर से बाहर चले जाते थे और उनकी शायरी झेलनी पड़ती थी बहू रेणु को। अब सास बोलती नहीं, अर्ज करती थी, संदूक पे रखी संदूक, संदूक में रखे झुमके, बहू झुमके निकाल के दे मेरे, कहाँ लगा रही है ठुमके। माँ जी, झुमके तो आपके निकाल दूंगी मैं, लेकिन आपके दिमाग से ये शायरी का भूत कैसे निकलेगा? छोटे लोग नहीं समझेंगे, शायरी है शौक बड़ा, तू अपने काम से काम रख, मेरे काम में मत टांग अड़ा। शौक अलग बात है, लेकिन हर चीज में अपना शौक डाल देने से जग हंसाई हो सकती है सासू माँ। अरे मैं हूँ एक नंबर कलाकार, कोई ऐसी वैसी बला नहीं, तुम घर के कामों में उलझी, समझोगी मेरी कला नहीं। ठीक है माँ जी, आप नहीं समझती तो कोई बात नहीं, लाओ मैं आपके झुमके ही निकाल कर दे देती हूँ। बहू सास के झुमके निकाल कर देती है और वहां से चली जाती है। शाम को बहू अपने पति से शिकायत करती है, सुनिए जी, आप माँ को कुछ समझाते क्यों नहीं? अरे क्या समझाना है माँ को? अरे अपनी शायरी थोड़ी कम करे ना। अरे तुमको उनकी शायरी से क्या दिक्कत है? अरे मुझे नहीं, पर पड़ोस में सब लोग हंसते हैं, कहते हैं बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं, लेकिन शीला जी तो शायर हो गई हैं। अरे लोगों का काम है कहना, लोगों की बातों का क्या टेंशन लेना। अरे वाह, मैंने भी शेर कह दिया, वाह 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 वाह। देख लो, तुमसे किसी ने कहा नहीं और तुम्हारे सामने कोई माँ की बुराई नहीं करता तो तुमको फर्क नहीं पड़ रहा। अरे तुम खामखा की बात का बतंगड़ बना रही हो। चलो चाय बना कर ले आओ मेरे लिए, साथ पियेंगे, कोई ढंग की बातें करेंगे। रेणु चाय बनाने लगती है। पहले वो अपने पति को चाय देती है, फिर सास को और आखिर में अपने ससुर को। लेकिन वो देखती है कि ससुर जी कुछ परेशान से हैं। क्या हुआ ससुर जी, कोई बात हो गई है क्या? अरे तेरी सास बात बात पे शायरी करती है। कल मैंने पूछा कि खाना खाया तो तेरी सास ने क्या जवाब दिया पता है? अरे गलती की और आरोपी ने कोड़े खा लिए फटाफट, खाना तो नहीं पर पकोड़े खा लिए झटाझट। अब बता क्या जवाब दूं इस बात का?
वो तो सभी से शायरी में ही बात कर रही हैं। मुझे भी समझ में नहीं आता कि क्या करूं मैं। बेटा उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। मैं तो आम बातचीत में भी उसके सामने कुछ नहीं बोल पाता, शायरी में क्या बोलूँगा भला। ससुर ने जैसे ही कहा कि उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, बहू को ये बात जच गई। अगले ही दिन वो शायरी की कुछ किताबें लेकर आई और शायरी की प्रैक्टिस करने लगी ताकि सास को उन्हीं की भाषा में जवाब दे सके। उसने दिन रात एक कर दिए। एक दिन सब साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी रेणु सबके लिए बिरयानी बनाकर लाती है, लेकिन सास को बिरयानी भाती नहीं। कौवा करता काऊ काऊ, चिड़िया बोलती ची ची, इतना खराब बिरयानी बनाई है कि मुंह से निकले छी छी। बस इसी मौके का तो बहू को इंतजार था, क्योंकि अब बहू सास को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार थी। माँ जी, हमको अपनी ये बेकार शायरी ना सुनाइए, जैसी भी बनी है बिरयानी चुपचाप खाइए। ससुर जी और रेणु के पति ने रेणु का जवाब सुनते ही जोर से ताली बजाई और सास ने जब रेणु का शायराना जवाब सुना तो उनके गले में बिरयानी अटक गई। बहू ने एक और शायरी का तीर छोड़ा। शायरी में बहू के सामने सास हो जाएगी ढेर, क्योंकि सास मारेंगी एक शेर तो बहू मारेगी 1.25 शेर। सास को छोड़ के सब वाह वाह करने लगते हैं। आज पहली बार सास को नहले पे दहला मिला था और रेणु ने सास का मुंह चुप करा दिया था। अगले दिन रेणु का पति उससे कहता है, अरे वाह, तुमने तो माँ की बोलती ही बंद कर दी, मजा आ गया। अब मेरे लिए कुछ बना दो, खाकर मैं काम पर चला जाऊं। शायरी ही है मेरा जीवन, वही करूंगी जी भर के। नौकरानी रख लो कोई, काम नहीं करूंगी मैं घर के। अरे तुम क्या माँ जैसी हरकतें करने लगी, सीधे सीधे बात करो ना। हो गई कल शायरी, रोज थोड़ी ना करोगी। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दो, जो मुझे शायरी से रोके उसके कान मरोड़ दो। पति घबराकर वहां से चला जाता है और बाहर उसके पिताजी के पास जाकर बैठ जाता है। दोनों अपनी बीवियों की शायरी से परेशान है। ससुर को पछतावा होता है कि क्यों उसने बहू को सास की भाषा में ही जवाब देने का आइडिया दिया। अब तो घर में 2 शायर हैं। दोनों एक साथ दुखी स्वर में कहते हैं, हम दोनों की ही बीवियां जब से शायर हो गई है, क्या बताएं, जिंदगी एक फटा हुआ टायर हो गई है। हम दोनों की ही बीवियां जब से शायर हो गई है, क्या बताएं, जिंदगी एक फटा हुआ टायर हो गई है।